आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मैथ मतलब मस्ती। इस चैनल पर आज क्षेत्रमिति का चैप्टर देखेंगे। तो क्षेत्रमिति का चैप्टर 12.1 देखने से पहले इस चैप्टर से संबंधित यानी क्षेत्रमिति से संबंधित जितना भी कॉन्सेप्ट है, यानी जितना भी इसका फिगर है, जितना भी आकृति है, सभी को समझेंगे। उसके बाद 12.1 को शुरू करेंगे। तो चलिए आज के वीडियो में केवल इसका आकृति को, फार्मूला को, कॉन्सेप्ट को, कैसे इसको लागू करना है, क्या होता है, इसके बारे में समझेंगे। उसके बाद शुरू करते हैं फिर। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। क्षेत्रमिति। देखिए क्षेत्रमिति, तो ये क्षेत्रमिति कोई नया चैप्टर नहीं है, 9th क्लास में भी आप लोग पढ़े होंगे इसको, और इसको पहले 8 में भी मिला होगा। तो वही यहाँ पर फिर से पढ़ना है, लेकिन थोड़ा सा उसका विस्तार है। क्षेत्रमिति, क्षेत्रमिति को अंग्रेजी में कहते हैं मेंसुरेशन। मेंसुरेशन ये है क्षेत्रमिति। तो पूरे क्षेत्रमिति में, क्षेत्रमिति का ही अर्थ है क्षेत्र और मिति यानी क्षेत्र का माप। तो इस पूरे क्षेत्रमिति में दो प्रकार का आकृति को पढ़ना होता है। एक होता है समतल आकृति और एक होता है ठोस आकृति। तो हम लोग दोनों को समझेंगे। एक को कहते हैं समतल आकृति, समतल आकृति यानी प्लेन सरफेस। ये क्या हो गया? प्लेन सरफेस। और एक होता है ठोस आकृति। ठोस आकृति तो एक हो गया ठोस आकृति यानी सॉलिड। इसका सॉलिड सतह होगा और इसका प्लेन सतह होगा। सॉलिड यानी ठोस। तो आप देखिए समझते हैं इसमें, ये जो सॉलिड समतल है, तो समतल में केवल लंबाई और चौड़ाई होता है। उसी आकृति को बोलेंगे समतल आकृति, जिसमें क्या हो, केवल लंबाई और चौड़ाई हो, यानी एल और बी हो। उसको क्या कहेंगे? समतल आकृति, जिसमें केवल क्या हो, लंबाई और चौड़ाई हो। जैसे देखिए एक आयत लीजिए, इसका उदाहरण है एक आयत। तो इसमें केवल एक लंबाई होता है और एक चौड़ाई होता है। तो यह किस में आएगा? समतल आकृति में। ये यानी किसी जगह पर ये अगर खींचा हुआ हो, मतलब किसी सरफेस पर, कोई सतह पर अगर इस टाइप का आकृति खींचा हुआ, तो हम लोग क्या कहेंगे? उसको समतल आकृति कहेंगे। तो ये हो गया समतल आकृति। इसमें केवल लंबाई होगा और चौड़ाई होगा। जैसे और भी इसमें ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए वृत्त है, तो वृत्त का कोई मोटाई नहीं होता है, यानी ये कौन सा आकृति है? ये भी समतल आकृति है। अब आइए ठोस आकृति में। तो ठोस आकृति में लंबाई भी होता है, चौड़ाई भी होता है, और इसका ऊंचाई या फिर गहराई, यानी तीनों होता है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो इसमें जैसे उदाहरण ले सकते हैं एक घनाभ या घन। देखिए जैसे इसमें लंबाई भी होता है, चौड़ाई भी होता है और ऊंचाई भी होता है। तो ऐसा आकृति को कौन सा आकृति बोलेंगे? ठोस आकृति। या इसमें और देख सकते हैं जैसे बेलन। ये क्या है? बेलन। तो बेलन भी क्या है? ठोस आकृति। बेलन भी क्या होगा? ठोस आकृति। तो ये हो गया ठोस आकृति और ये हो गया सरल आकृति, समतल आकृति। समतल, सरल नहीं, समतल। तो समतल आकृति में केवल होगा लंबाई और चौड़ाई, और ठोस आकृति में होगा लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। इसमें तीनों होगा, लंबाई भी, चौड़ाई भी और ऊंचाई भी। देखिए लंबाई भी, चौड़ाई भी और ऊंचाई भी। और इसमें केवल होगा लंबाई और चौड़ाई। तो जब केवल लंबाई और चौड़ाई हो तो उसको क्या बोलेंगे? समतल आकृति हो, जिसमें लंबाई भी हो, चौड़ाई भी हो, ऊंचाई भी हो, तब उसको बोलेंगे ठोस आकृति। अब यहाँ पर से एक बात और समझने वाला है
कि अगर समतल आकृति होगा तो हम लोग केवल उसका क्षेत्रफल ही निकाल सकते हैं। समतल आकृति का केवल क्या निकाल सकते हैं? क्षेत्रफल। या तो पृष्ठ या क्षेत्रफल निकाल लीजिए, या तो फिर संपूर्ण पृष्ठ का निकाल लीजिए। तो क्या निकलेगा उसका? केवल क्षेत्रफल, यानी किसी तरह से निकालिए केवल क्षेत्रफल निकलेगा। और ठोस आकृति में अगर आ जाए तो इसमें निकलता है क्षेत्रफल, क्षेत्रफल में कोई वाला क्षेत्रफल हो, और इसका आयतन भी निकाल सकते हैं, आयतन। यानी ठोस आकृति में क्षेत्रफल और आयतन दोनों निकाला जा सकता है, जबकि समतल आकृति में केवल क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो ये हो गया समतल आकृति और ठोस आकृति। तो अब आगे बढ़ते हैं और एक एक फिगर को ले करके, जैसे आयत है, वृत्त है, बेलन है, शंकु है, सबको लेकर के उसका फॉर्मूला और उसका कॉन्सेप्ट पूरा समझते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, पहला से आयत से शुरू करते हैं। देखिए फर्स्ट नंबर पर लेते हैं आयत। आयत, आयत को अंग्रेजी में कहते हैं रेक्टेंगल। रेक्टेंगल यानी आयत। तो आयत का आकृति देखे होंगे आप, जिसमें एक लंबाई होता है और एक चौड़ाई होता है। इसका नाम भी रख सकते हैं, जैसे ABCD। तो इसका क्या होगा? एक लंबाई होगा और एक चौड़ाई होगा। और इसमें इसका प्रत्येक कोण जो है 90 डिग्री का होता है। जैसे यहाँ भी 90 बनेगा, यहाँ भी 90, यहाँ भी 90, यहाँ भी 90। तो चारों कोण इसका क्या होता है? 90 डिग्री का होता है। तो देखिए, और इसमें क्या होता है, इसको अगर शीर्ष को सामने वाले शीर्ष से मिला दिया जाए तो उसको क्या कहते हैं? विकर्ण कहते हैं। तो एक इधर से हो गया AC और एक इधर से भी हो जाएगा BD। तो अब इसमें शुरू करते हैं इसका क्षेत्रफल। पहला फॉर्मूला क्या निकालते हैं? आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुना चौड़ाई। यह है आयत का क्षेत्रफल। और दूसरा फार्मूला जैसे हो सकता है आयत का विकर्ण। आयत का विकर्ण बराबर, तो विकर्ण का फार्मूला होता है लंबाई का स्क्वायर और प्लस चौड़ाई का स्क्वायर और इसका ओवर रूट। ये हो गया किसका फार्मूला? क्षेत्रफल का और विकर्ण का। इसमें एक चीज और ध्यान दीजिएगा, इसका दोनों जो विकर्ण होता है, इसका दो विकर्ण खींचा हुआ है। एक हो गया AC और एक हो गया BD। तो दोनों विकर्ण आपस में क्या होता है? बराबर होता है। दोनों विकर्ण आपस में बराबर होगा। इसका एक और फार्मूला है, तीसरा, परिमाप बराबर आयत का परिमाप। तो आयत का परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई और प्लस चौड़ाई। ये हो गया आयत का परिमाप बराबर 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। परिमाप यानी चारों ओर की लंबाई। जैसे यहाँ शुरू कीजिए ये, और फिर नीचे आइए ये, और फिर यहाँ से चलिए ये, और फिर यहाँ से चलिए ये। तो इसको क्या बोलते हैं? परिमाप बोलते हैं। तो इसका फार्मूला है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। किसका फार्मूला है ये? आयत का। तो आयत का क्लियर हो गया। अब चलते हैं वर्ग की तरफ। देखिए अब लेते हैं दूसरा वर्ग। इसको अंग्रेजी में कहते हैं स्क्वायर। ये तो स्क्वायर एक बनाते हैं इधर पहले। वैसी आकृति जिसका चारों भुजा क्या होता है? बराबर होता है और परस्पर 90 डिग्री पर होता है, उसको क्या बोलते हैं? वर्ग बोलते हैं। इसका भी जैसे नाम रख दीजिए ABCD। तो इसका चारों कोण क्या होगा? 90 डिग्री का होगा, तो इसको बोलेंगे वर्ग। इसका भी दो विकर्ण हो सकता है। जैसे यहाँ से खींचा जाए, अगर D से B को मिला दिया जाए और A से मिला दिया जाए C को, तो ये दो विकर्ण हो गया इसका। इसका चारों भुजा क्या होगा? बराबर होगा, और भुजा का संकेत इसका में रहता है A। तो अब आइए पहला फॉर्मूला इसका, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर
वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर, और भुजा का संकेत है ए, यानी ए का स्क्वायर। अब दूसरा फॉर्मूला, वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण, इसका फॉर्मूला होता है √2 और गुना में हो जाएगा भुजा, यानी लिख सकते हैं √2a। ये हो गया वर्ग का विकर्ण। और फॉर्मूला इसमें लिख सकते हैं वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप बराबर, इसका फॉर्मूला होता है 4 और गुना में होगा भुजा, यानी 4a, यानी 4 गुना भुजा। तो ये हो गया किसका परिमाप? वर्ग का परिमाप। और इसमें भी एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इसका जो दो विकर्ण है AC और BD, ये भी दोनों आपस में क्या होता है? बराबर होता है, AC और BD। तो ये हो गया वर्ग का क्लियर। आप चलते हैं वृत्त की तरफ। देखिए तीसरा है वृत्त। वृत्त जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं सर्कल। वृत्त यानी क्या? गोल। तो एक आकृति बना लीजिए पहले गोल। तो देखिए इसका एक केंद्र होगा, तो इस केंद्र से, जहाँ पर केंद्र लिए हैं, इस केंद्र से परिधि तक की दूरी को क्या बोलते हैं? त्रिज्या बोलते हैं। केंद्र से परिधि तक की दूरी को त्रिज्या बोलते हैं। तो केंद्र को अगर नाम दिया जाए O और यहाँ नाम दिया जाए O और P, तो OP क्या हो गया? इसका त्रिज्या हो गया। तो जिस तरह से O से P तक मिलाए हैं, उस तरह से O से और चारों तरफ मिला सकते हैं कहीं भी। देखिए तो सब क्या होगा? इसका सब त्रिज्या ही होगा। कहीं भी ले आकर के मिला दीजिए इसे, केंद्र से परिधि तक कहीं भी इसको मिलाए तो क्या होगा? सब त्रिज्या होगा। तो इसमें त्रिज्याओं की संख्या क्या होता है? अनंत होता है। त्रिज्याओं की संख्या अनंत होता है। तो इसमें एक त्रिज्या और उसका व्यास से लेकर के एक संबंध है। जैसे देखिए यहाँ पर इसका केंद्र है, तो इधर भी त्रिज्या है और इधर भी त्रिज्या है। इधर अगर नाम लिख दिया जाए Q, तो क्या होगा कि PQ जो है, PQ, P से देखिए Q तक, PQ क्या है? ये R + R है। यानी कह सकते हैं कि PQ बराबर 2R, R + R 2R। और यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं PQ क्या निकल कर आया है? PQ बराबर 2R। तो PQ को क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं। अब ये क्या होता है? त्रिज्या का दुगुना होता है, 2 गुना त्रिज्या। यानी ये क्या है? त्रिज्या का दोगुना है। कौन? व्यास। तो ये एक फार्मूला है, जब व्यास दिया हुआ हो तो उसके सहायता से त्रिज्या निकाला जा सकता है, या त्रिज्या दिया हो तो उसके सहायता से व्यास भी निकाला जा सकता है। तो आप चलते हैं इसका मेन फार्मूला की तरफ। सबसे पहले इसका क्षेत्रफल बराबर, वृत्त का क्षेत्रफल, फार्मूला होता है πr²। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? πr²। आप देखिए दूसरा फार्मूला, वृत्त का परिमाप, वृत्त का परिमाप बराबर फार्मूला होगा 2πr। ये क्या है? वृत्त का परिमाप बराबर 2πr। अब इसमें कोई फार्मूला नहीं है, बस क्षेत्रफल और परिमाप ही होता है। तो वृत्त के बाद चलते हैं अर्धवृत्त की तरफ। देखिए तीसरा हो गया, चौथा देखते हैं अर्धवृत्त। अर्धवृत्त, अर्धवृत्त, अर्धवृत्त को अंग्रेजी में कहते हैं सेमी सर्कल। सेमी सर्कल। तो इसमें क्या कीजिए? वृत्त को खींच करके उसको आधा कर दीजिए। जैसे देखिए ये वृत्त है, अब इसको कर दीजिए आधा, तो ये क्या हो गया? अर्धवृत्त हो गया। अर्धवृत्त का हिस्सा जो है, जैसे ये हो गया आधा, ये है अर्धवृत्त, ये इसका क्या होगा? केंद्र होगा। तो इसमें आधा क्या है? इसका अर्धवृत्त है। तो ये क्या हो गया इसका? जैसे ये केंद्र से परिधि तक की दूरी इसका है, इसको बोलेंगे त्रिज्या और इसको ही बोलेंगे त्रिज्या।
तो सबसे पहले इसमें फॉर्मूला होगा क्षेत्रफल बराबर, यानी अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना था, पाई आर स्क्वायर। तो अर्धवृत्त का कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर बटा 2, यानी इसको लिख सकते हैं 1/2 पाई आर स्क्वायर। और दूसरा फॉर्मूला है इसका परिमाप बराबर। देखिए इसका परिमाप जरा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि परिमाप में ज़्यादा गलत होता है। वृत्त का परिमाप कितना था, अलग से थोड़ा समझते हैं इसको तब लिखते हैं। वृत्त का परिमाप था 2 पाई आर। तो 2 पाई आर देखिए क्या था, यानी वृत्त के चारों ओर की दूरी। तो देखिए कहाँ से कहाँ तक, फिगर में ध्यान दीजिएगा, यहाँ से पूरा ले चलिए चारों ओर, ये पूरा हिस्सा मिला करके कितना था, 2 पाई आर था। तो अब क्या हो गया, ऊपर का हिस्सा हट गया है इसमें, है ना, ये तो नहीं है, केवल नीचे का बच रहा है। तो इसको आधा कर देंगे, क्योंकि आधा हो गया इसका, तो आधा करें तो कितना बचेगा, ये पाई आर। तो परिमाप क्या होना चाहिए, पाई आर। लेकिन ये पाई आर गलत है, क्योंकि हम लोग इसको जब हटाएंगे, देखिए हम हटाते हैं इसको, यहाँ से इसको हटा दीजिए, देखिए इसमें क्या होगा, पाई आर नहीं होगा। देखिए अब क्या हो गया ये। तो हम लोग को पहले से ही पता है कि वृत्त का जो परिमाप होता है, या अर्धवृत्त का परिमाप, या किसी भी आकृति का परिमाप, वो चारों ओर का लंबाई होता है। तो ये पाई आर जो निकला है केवल इस क्षेत्र का है। पाई आर जो है केवल जो ब्लू वाला भाग है उसका है पाई आर। और यहाँ पर ध्यान से अगर देखा जाए तो ये वाला भाग इसका छूट रहा है, ये वाला भाग इसका छूट रहा है, जो आर है और आर है। तो इसको इसमें जोड़ दीजिए, तो क्या हो जाएगा, पाई आर प्लस 2r, तब होगा चारों ओर की लंबाई। और इसमें कॉमन लेंगे कितना, आर, तो बचेगा पाई प्लस 2। ये हो गया परिमाप किसका, अर्धवृत्त का। अर्धवृत्त का परिमाप हो गया पाई आर प्लस 2r, यानी आर कॉमन लेने के बाद पाई प्लस 2। इसको एक तरह से और समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि एक तरबूज है, ये क्या है, एक तरबूज है, इसका बाहरी हिस्सा क्या होता है, हरा ही होता है। तरबूज का बाहरी हिस्सा क्या होगा, हरा ही होगा। देखिए तरबूज का बाहरी हिस्सा क्या होगा, हरा होगा। तो थोड़ा समझते हैं, इसमें याद करने में आसानी होगा। तो ये है तरबूज। तो इसको आधा कर दिए, जैसे हम मान लीजिए कि इसको मार्केट से लाए, हम इसको आधा कर दिए। तो इसमें पहले आप ध्यान दीजिएगा, ये चारों ओर का जो हिस्सा है, ये हिस्सा, ये क्या है, वृत्त का परिमाप। ये क्या है, वृत्त का परिमाप, जिसका क्या होता है 2 पाई आर। और हम इसको क्या किए, आधा कर दिए, आधा कर दिए। तो ये नीचे वाला जो हिस्सा है इसका कितना बच गया, पाई आर, और ये ऊपर भी चला गया पाई आर। तो आधा करते हैं पहले इसको, पहले इसको आधा करके हटाइए। देखिए ऊपर का हटा ही देते हैं पूरा, तो ये आधा का बच गया कितना, पाई आर। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर फिर समझिएगा कि आधा काटने के बाद जब तरबूज को आधा करते हैं तो इसका हिस्सा जो है इस टाइप से इधर भी फैला होगा, जो कैसे कलर का होता है, लाल होता है। ये तरबूज को आधा काटने के बाद क्या हो गया, ये लाल वाला भाग जो है इसमें से दिखने लगा होगा। ये तरबूज का लाल वाला हिस्सा ऊपर से दिख रहा होगा। तो इसको छोड़ दिए, क्योंकि ये ऐसा किस में बनाएंगे, ऐसा बनाएंगे अर्धगोला में। हम लोग यहाँ किस में चल रहे हैं, अर्धवृत्त में चल रहे हैं। तो अर्धवृत्त में उसको ध्यान ना दिया जाए तो भी चलेगा। तो चलिए इसको हटा ही देते हैं, यहाँ पर इसको ना मान करके ही चलिए। यह है अर्धवृत्त। तो ये क्या हो गया, ये हो गया इसका केंद्र, ये हो गया त्रिज्या, और ये हो गया त्रिज्या। तो ये हो गया पाई आर, यहाँ से लेकर के क्या हो गया, ये पाई आर, और ये हो गया आर, और फिर हो गया आर, यानी पाई आर प्लस 2r। और इसमें पाई कॉमन लेने के बाद क्या बच गया, आर प्लस, आर कॉमन लिया तो क्या बच गया, पाई प्लस 2। तो फार्मूला यही दो है इसका, इसको ध्यान रखिएगा। अर्धवृत्त का दो फार्मूला, क्षेत्रफल और परिमाप। आप चलते हैं अगला फिगर, कुछ त्रिभुज को देखते हैं। ऐसे त्रिभुज तो पिछले क्लास में ही पढ़े होंगे, लेकिन कुछ यहाँ पर देख लेते हैं, एक दो फार्मूला।
जो 12.123 जब चलेंगे तो उसमें आएगा, इसलिए इसको देख लेते हैं। देखिए ये पांचवा होगा, तो यहाँ पर कुछ विशेष त्रिभुज को ही देखेंगे, सारे त्रिभुज को नहीं देखेंगे। जैसे समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज जिसको अंग्रेजी में बोला जाता है इक्वालेटरल ट्रायंगल। तो समबाहु त्रिभुज का नाम से ही पता है कि इसका तीनों भुजा क्या होगा, बराबर होगा। समबाहु त्रिभुज का तीनों भुजा क्या होगा, बराबर होगा। तो देखिए एक फिगर बनाए हैं ए बी सी त्रिभुज का, तो इसका तीनों भुजा मान लीजिए क्या है, ये बराबर है। तो इसमें बस फार्मूला देखना है, जैसे क्षेत्रफल बराबर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल का फार्मूला होता है √3/4 और गुना में हो जाएगा भुजा स्क्वायर। यह किसका क्षेत्रफल है, समबाहु त्रिभुज का। इसका एक और फार्मूला जो ज़्यादातर आते रहता है, समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई बराबर। तो ऊंचाई का एक डायरेक्ट फार्मूला है √3/2 और गुना भुजा। यह किसका फार्मूला है, ऊंचाई का। तो ये समबाहु त्रिभुज का क्लियर हो गया। अब एक और त्रिभुज है समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज आप लोगों को पता होगा, लेकिन एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं इसको। छठा पॉइंट में समकोण त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। ये हो गया समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज यानी राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होगा, इसमें एक त्रिभुज क्या होगा इसका, इस त्रिभुज का एक कोण, जैसे देखिए त्रिभुज अगर बनाए हैं ए बी सी, तो इसका एक कोण क्या होगा, हमेशा 90 डिग्री का होगा। तो ये हो गया समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज में ये भी पता होगा, हम लोग पढ़े हैं किसमें, क्षेत्रमिति बोल रहे हैं, त्रिकोणमिति में, कि ये वाले भुजा को क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। ये वाले भुजा को आधार कहते हैं इसको, और इसको कहते हैं क्या, इसको कहते हैं लंब यानी ऊंचाई। तो इसमें इतना नहीं समझना है, बस इसका क्षेत्रफल, इसका फार्मूला क्या देखेंगे, क्षेत्रफल बराबर यानी समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 1/2 गुना आधार और गुना ऊंचाई। ये किसका फार्मूला है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। इसी को लिख सकते हैं 1/2 गुने बी गुना एच। ये है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये हो गया समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। अब चलते हैं अगला फिगर की तरफ। वृत्त से रिलेटेड है त्रिज्या खंड, उसको भी देखते हैं। पॉइंट नंबर 7 में त्रिज्या खंड। देखिए त्रिज्या खंड क्या होता है, इससे रिलेटेड कौन कौन सा फार्मूला होता है उसको देखेंगे। त्रिज्या खंड, त्रिज्या खंड को अंग्रेजी में कहते हैं सेक्टर। तो देखिए किसको कहते हैं त्रिज्या खंड। तो सबसे पहले एक वृत्त बना लीजिए, वृत्त हो गया, तो इसका केंद्र भी होगा, वृत्त है तो। और इसमें अगर इसको मिलाया जाए यहाँ से और इसको मिलाया जाए यहाँ से, तो इसको क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। ये भी हो गया त्रिज्या, ये भी हो गया त्रिज्या, ये हो गया केंद्र। और इधर मान लीजिए नाम हो गया इसका ए और बी। तो अब इसमें क्या है, इसका ए वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, देखिए ये वाला पार्ट, यही क्या है, इसका त्रिज्या खंड है। क्या है इसमें, ये त्रिज्या खंड है। तो त्रिज्या खंड का परिभाषा भी होता है कि दो त्रिज्या और एक चाप से घिरी हुई आकृति को क्या कहते हैं, त्रिज्या खंड कहते हैं। दो त्रिज्या और एक चाप से घिरी हुई आकृति को त्रिज्या खंड कहते हैं। तो ये हो गया त्रिज्या खंड। तो इसका फॉर्मूला है, और यहाँ पर ये जो है इसमें कोण का वैल्यू दिया हो रहेगा, जैसे हम यहाँ पर दिखा दे रहे हैं थीटा, तो ये हमेशा दिया हो रहता है। तो सबसे पहले हो गया त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल
बराबर फार्मूला होता है थीटा बटा 360 और पाई आर स्क्वायर। यह है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। इसका एक और फार्मूला होता है चाप की लंबाई बराबर चाप की लंबाई। अब देखिए ये चाप क्या होता है, चाप की लंबाई बराबर, तो देखिए ये वाला भाग जो है फिगर में देखिएगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये क्या है, चाप है। तो इसी चाप की लंबाई निकल रहा है। अगर थीटा का मान रखेंगे तो इसका फॉर्मूला निकलता है चाप की लंबाई बराबर थीटा बटा 180 पाई आर। यह किसका फॉर्मूला है, चाप की लंबाई। अब इसमें थोड़ा विस्तार से और समझते हैं। जैसे देखिए ये हो गया, यहाँ तक तो थीटा हो गया। अब इसमें ऊपर वाला भी तो कौन कुछ होगा, तो मान लीजिए ऊपर वाला क्या है, इसमें बीटा है, ये क्या है, बीटा। तो अगर इसमें थीटा का मान रखेंगे यहाँ फार्मूला में थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर, तो इस क्षेत्र का निकलेगा। और अगर इसमें बीटा रखेंगे थीटा की जगह पर, यानी बीटा का मान ऊपर वाला, तो इसमें क्या फार्मूला, ये जो क्षेत्रफल निकलेगा ये ऊपर वाला हिस्से का निकलेगा। ऊपर वाला हिस्सा मतलब देख रहे होंगे कौन सा हिस्सा है, ये वाला हिस्सा ऊपर वाला, यानी ये वाला हिस्सा। देखिए इसको हम थोड़ा सा कलर करते हैं तो पता चलेगा क्लियर। इसमें थोड़ा सा और समझना है, इसलिए हम इसको आगे बढ़ा रहे हैं। देखिए ये वाला हिस्सा, देखिए यहाँ पर तो थीटा हो गया, ये तो त्रिज्या था इसका, दोनों त्रिज्या होगा। देखिए ये त्रिज्या है इसका और ये भी त्रिज्या है। और इसमें बताएं कि ऊपर वाला जो ये कोण है इसको मान लीजिए बीटा। तो अगर हम यहाँ पर थीटा का स्थान पर रखते हैं बीटा, तो क्षेत्रफल निकलेगा ऊपर वाले का जो ब्लू कलर से किया हुआ है। और अगर इसमें थीटा का जहाँ पर रखते हैं थीटा, तो ये नीचे वाले का निकलेगा जो नीचे रेड कलर से दिख रहा है या फिर पिंक कलर से दिख रहा है, ये नीचे वाला हिस्सा। तो ये हो गया चाप की लंबाई का फार्मूला, ये हो गया क्षेत्रफल का फार्मूला। इसमें एक चीज़ और समझना है, ऊपर वाला हिस्सा इसको हम लोग बोल सकते हैं दीर्घ त्रिज्याखंड। क्या बोलेंगे इसको, दीर्घ त्रिज्याखंड। और नीचे वाले हिस्से को क्या बोलेंगे, लघु त्रिज्याखंड। देखिए ये क्या हो गया, लघु त्रिज्याखंड। इसमें दो त्रिज्याखंड हो गए, एक ऊपर का एक नीचे का। तो ये क्या है, छोटा है, नीचे वाला क्या है, छोटा है, ऊपर वाला बड़ा है। तो बड़े वाले को बोल दिए दीर्घ त्रिज्याखंड और छोटे वाले को बोल दिए लघु त्रिज्याखंड। तो इसमें हम लोग एक और फार्मूला यहाँ पर बना सकते हैं। देखिए अगर इसमें डायरेक्ट निकाला जाए, ये तो थीटा का मान रख करके लघु का निकाल रहे हैं क्योंकि नीचे है। और अगर इसी में दीर्घ का निकालना हो तो हम लोग क्या कर सकते हैं, थीटा का मान यहाँ पर ऊपर से ले सकते हैं, यानी जहाँ पर बीटा लिखा हुआ है। तो अगर बीटा ले लिया जाए उसका मान, तो क्या होगा, दीर्घ का निकलेगा। लेकिन लघु का निकाल करके भी हम लोग दीर्घ का निकाल सकते हैं। जैसे देखिए समझते हैं, दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल यहाँ पर लिख देते हैं, दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बराबर। देखिए तो इसमें ऐसे लिख सकते हैं, इसको पहले लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल। क्या लिखेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल। और वृत्त के क्षेत्रफल में से अगर घटा दिया जाए लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, यानी थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर, तो क्या निकलेगा, वृत्त का दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। और इसका कितना आया, थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। तो ये किसका फार्मूला हो गया, दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। इसमें देखिए क्या किए हैं, जैसे पहले निकालेंगे पूरा वृत्त का क्षेत्रफल, चारों ओर से निकालेंगे इस वृत्त का क्षेत्रफल, ये हो गया पूरा वृत्त का क्षेत्रफल। और इस वृत्त के क्षेत्रफल में से क्या करेंगे, ये लघु वाले को घटा देंगे, यानी इसको जो है थीटा वाले भाग, इस भाग को जो दिख रहा है उसको क्या करेंगे, इसमें से माइनस करेंगे। तो कौन सा बचेगा, ऊपर का ही बचेगा। तो हम लोग इसमें बीटा का डायरेक्ट मान रख करके या फिर इस टाइप से दोनों तरह से निकाल सकते हैं किसका, दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल।
और चाप की लंबाई में भी वही है। जैसे यहाँ पर थीटा था तो थीटा रखेंगे तो इस साइड का निकलेगा, ये चाप की लंबाई ए बी जो लघु है। और अगर बीटा रखेंगे तो दीर्घ का निकलेगा जो ये पूरा ऐसे है ना। तो इसमें चाप की लंबाई भी दोनों तरफ से निकाल सकते हैं। तो ये हो गया क्या इसका त्रिज्या खंड। तो त्रिज्या खंड का फॉर्मूला क्लियर हो गया। आप चलते हैं आगे। एक होता है वृत्त खंड। तो देखिए वृत्त खंड में क्या होता है। देखिए अगला कौन सा नंबर का हो गया, थोड़ा सा देख लेते हैं। 8वां हो गया। इसमें है वृत्त खंड। अभी देखे थे त्रिज्या खंड, आप देखेंगे वृत्त खंड। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं सेगमेंट। क्या बोलते हैं इसको? सेगमेंट। तो देखिए वृत्त खंड क्या होता है। तो सबसे पहले एक बना लीजिए वृत्त। ये हो गया वृत्त। इसका त्रिज्या भी होगा। जैसे मान लीजिए त्रिज्या है r, यहाँ O और P लिख दीजिए। ये त्रिज्या है इसका r। तो वृत्त खंड, तो वृत्त खंड नाम से ही क्लियर है, वृत्त खंड यानी वृत्त का टुकड़ा। तो क्या बोलेंगे उसको? वृत्त खंड बोलेंगे। तो इसमें फार्मूला निकालने के लिए क्या करते हैं, देखिए इसका फार्मूला। देखिए आकृति बनाया हुआ है ये वृत्त खंड का। वृत्त खंड को थोड़ा अलग से समझ लेते हैं। जैसे ये वृत्त है तो इसको हम ऐसे खंड कर दिए, तो ये क्या हो गया? वृत्त खंड हो गया। इसमें तो इसका त्रिज्या होगा ही, तो कोई जरूरी नहीं इसमें कि आधा से ही काटा जाए, कहीं से भी काट सकते हैं। तो इसमें क्या हो गया? ये भी वृत्त खंड है, ये भी वृत्त खंड है। लेकिन अगर इसमें एक बड़ा है तो उसको बोलेंगे लघु वृत्त खंड, और अगर इसमें एक बड़ा है तो उसको बोलेंगे दीर्घ वृत्त खंड। यानी दीर्घ वृत्त का टुकड़ा और लघु वृत्त का टुकड़ा। तो दोनों के लिए फार्मूला है। देखिए बहुत आसान है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इसमें। इसमें देखिए ये वाला जो है नीचे वाला पार्ट इसका, ये का इसमें इसको हम कह सकते हैं लघु वृत्त खंड, क्योंकि ये जो है छोटा है। और इसको कह सकते हैं दीर्घ वृत्त खंड। देखिए लघु वृत्त खंड है कहाँ? तो ये रेड वाला जो भाग है केवल यही है लघु वृत्त खंड। अब इसको छोड़ करके जो पूरा ऊपर से यहाँ से ऊपर का भाग हो गया जिसमें त्रिभुज भी शामिल है, ओ ए बी, ये सब मिला करके क्या हो गया? दीर्घ वृत्त खंड। तो देखिए फार्मूला इसका, फार्मूला है इसमें पहले लिखते हैं लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल, क्योंकि नीचे वाला भाग को अलग कर देते हैं। लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल बराबर। तो देखिए इसमें पहले क्या निकालिए आप? पहले निकालिए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। पहले त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, और इसमें से माइनस कर दीजिए त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल। तो इसमें पहले से ही पता है कि यहाँ पर थीटा का मान दिया हो रहता है, ये कुछ होगा 60 या 90 कुछ भी। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, तो इसमें देखिए त्रिज्या खंड है कहाँ? त्रिज्या खंड को हम थोड़ा सा इंडिकेट करते हैं। देखिएगा त्रिज्या खंड है यहाँ से ले करके, देखिए आगे इधर बढ़िए इधर, और इस छोर में यहाँ से ले चलिए इसे। ये जो अंडरलाइन कर रहे हैं पूरा त्रिज्या खंड है ये। देखिए यहाँ से लेकर के पूरा यहाँ, ये त्रिज्या खंड है। तो इसमें से हम लोग क्या कर रहे हैं? इस त्रिभुज को माइनस कर दे रहे हैं, यानी घटा दे रहे हैं। तो कौन सा बचेगा? जो लाल वाला भाग है। तो यही क्या है? यही तो है लघु वृत्त खंड। तो निकल जाएगा लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्या खंड का फॉर्मूला पहले से ही पढ़ चुके हैं, थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। और इसमें त्रिभुज का फॉर्मूला स्पेशल यहाँ पर लगेगा, जो इसी में लागू होता है इस टाइप के त्रिभुज में, 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। तो यह फार्मूला है किसका? लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल। इसमें त्रिज्या, ये तो त्रिज्या ही होगा आर और आर। तो ये हो गया लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल। त्रिभुज का घटाएंगे तो यहाँ तक से घट जाएगा, नीचे वाला लाल वाला भाग इसका बच जाएगा। और अगर इसी में निकालना हो दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल, दीर्घ वृत्त खंड का
क्षेत्रफल यानी दीर्घ क्षेत्रफल लिख देते हैं उसको। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले निकालेंगे वृत्त का क्षेत्रफल। किसका क्षेत्रफल? वृत्त का क्षेत्रफल। और इसमें से घटा देंगे लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। तो क्या बचेगा? दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। तो इसमें हम लोग को पता है पहले से वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर और माइनस इन लोग पूरा एक साथ हो जाएगा लघु वृत्तखंड के लिए। लघु वृत्तखंड का फॉर्मूला है थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर और माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ये पूरा मिलकर के होगा। तो ये किसका फार्मूला हो गया? दीर्घ का। ये हो गया दीर्घ का और ये हो गया लघु का। तो दोनों को फिर से समझ लीजिएगा इसमें। तो इसमें दीर्घ क्या है, ये लाल वाले भाग को छोड़ करके जितना भी बच रहा है इसमें सारा क्या है? दीर्घ है। तो उसी का फार्मूला होगा ये नीचे वाला जो लिखा हुआ है। और ये जो रेड वाला भाग है, लाल वाला भाग, ये क्या है? लघु वृत्तखंड का है। तो दोनों फार्मूला हो गया अलग अलग। आप चलते हैं आगे आकृति नंबर 9 की तरफ। देखिए 9 में क्या है, एक इसमें आकृति आता है समषष्टभुज का। जब चैप्टर बनाएंगे तो उसमें आएगा समषष्टभुज। तो हम लोग इसको समझ लेते हैं। समषष्टभुज, जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? हेक्सागोन। हेक्सागोन, समषष्टभुज। तो देखिए समषष्टभुज का आकृति पहले बना लेते हैं। जैसे समषष्टभुज यानी सम यानी बराबर और षष्टभुज यानी जिसका 6 भुजा हो। तो 2 भुजा हो गया इधर से, 2 भुजा इधर से 4 भुजा और 2 भुजा इधर से 6 भुजा। तो ये क्या हो गया? समषष्टभुज। इसमें देखिए इसमें एक कॉन्सेप्ट है कि अगर ये केंद्र वाला पॉइंट ले करके और इसमें 6 जो इसका शीर्ष है कोना सबको मिला दिया जाए इस प्रकार से, देखिए ऐसे करके, तो इस प्रकार क्या हो गया? इसमें 6 त्रिभुज बन गया। इसमें क्या हो गया? 6 त्रिभुज है। देखिए 1 2 3 4 5 6 त्रिभुज है। अब इसका 6 त्रिभुज जो बना है ये समबाहु त्रिभुज है। ये 6 त्रिभुज क्या है? समबाहु त्रिभुज है। यानी इसका प्रत्येक त्रिभुज क्या होगा? एक समबाहु होगा। समबाहु। तो अब यहाँ पर देखते हैं समषष्टभुज का क्षेत्रफल। बस इसका एक ही फार्मूला होगा, क्षेत्रफल बराबर। तो इसमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ऐसे इसको समझ सकते हैं कि ये समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है। समबाहु त्रिभुज एक है, इसमें एक जिस प्रकार से बना है वैसे ही 6 बना हुआ है। तो अगर इसमें क्या किया जाए, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल करके और इसको 6 से गुना कर दिया जाए तो पूरा क्या हो जाएगा? समषष्टभुज का क्षेत्रफल। तो यही इसमें होता है कि 6 और गुना में रख दीजिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल अभी तुरंत देखे थे, √3/4 और गुना में भुजा स्क्वायर। तो इसको भुजा को मान लीजिए अगर ए है तो ये सारा भुजा इसका क्या होगा? ए ही होगा। तो ये हो गया किसका क्षेत्रफल? समषष्टभुज का क्षेत्रफल। तो क्लियर हो गया। अब यहाँ तक जितना समतल आकृति था सारा क्लियर हो गया। आप चलते हैं ठोस आकृति की तरफ, यानी सॉलिड जो सरफेस होता है। तो उसके लिए सबसे पहले शुरू करते हैं आकृति नंबर 10 में चलते हैं। सबसे पहला देखते हैं बेलन। सबसे पहला क्या है? बेलन, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं सिलेंडर। बेलन। तो पहले एक बेलन का आकृति बनाते हैं। इसमें देखिए ये हो गया बेलन। इसमें थोड़ा ऊपर वाले भाग को हम कलर कर लेते हैं। देखिए उसके बाद देखते हैं इसको। देखिए ये है बेलन। तो इसमें सबसे पहला फार्मूला है बेलन का आयतन बराबर
सबसे पहले क्या होगा, बेलन का आयतन। इसमें देखिए ये वाला भाग जो है यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसका त्रिज्या है, ये वाला भाग भी यहाँ से यहाँ त्रिज्या है, और ये ऊंचाई है, और ये भी ऊंचाई है, और ये भी इसका ऊंचाई है। अब इसी छोर को अगर यहाँ से लेकर के यहाँ तक बढ़ाएं, इसको और आगे बढ़ा दिया जाए तो क्या हो जाएगा, इसका व्यास हो जाएगा, क्योंकि नीचे वाला हिस्सा एक वृत्त ही है। जैसे ड्राम हम लोग देखे हैं, तो ड्राम का हिस्सा ऊपर का देखा जाए नीचे का देखा जाए, दोनों क्या होता है, एक वृत्त ही है। तो यही ड्राम ही क्या है, एक बेलन है। तो ये हो गया आर और आर, यानी इसका व्यास है। तो आयतन का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, ये है बेलन का आयतन। इसका दूसरा फॉर्मूला है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच, ये है किसका क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। एक और होता है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर। तो देखिए संपूर्ण पृष्ठ में क्या होगा, तो सबसे पहले तो इसमें वक्र पृष्ठ शामिल ही होगा, तो पहले लिख लीजिए 2 पाई आर एच। और इसमें विचार कीजिए फिगर में, मान लीजिए एक ड्राम है, तो देखे होंगे ड्राम का ऊपर का हिस्सा और नीचे का हिस्सा जो वृत्ताकार होता है, जो नीचे फिगर नंबर 2 में बनाया गया है, जब ऊपर और नीचे का हिस्सा जो वृत्ताकार होता है, तो ये दोनों के क्षेत्रफल को शामिल कर दिया जाए, तब क्या हो जाएगा, ये संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, जो इसमें नीले रंग से रंगा गया है। तो दो वृत्त है, तो एक वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और यहाँ पर है दो वृत्त, तो इसलिए हो गया प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। और अगर इसको कॉमन लिया जाए 2 पाई आर, तो ये हो जाएगा एच प्लस आर। ये हो गया किसका क्षेत्रफल, बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। ये हो गया बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, ये हो गया बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, और ये हो गया उसका आयतन। तो तीनों फार्मूला हो गया, बेलन का बस तीन ही फार्मूला है। अब चलते हैं अगला फिगर शंकु की तरफ। देखिए 11वां है शंकु। शंकु को अंग्रेजी में कहते हैं कोन। तो पहले एक आकृति बना लेते हैं शंकु का। तो देखिए ये आकृति किसका है, शंकु का है। तो शंकु में देखिए ये वाला भाग जो है, ये ओ से लेकर बी तक इसको त्रिज्या बोलते हैं, और ए से लेकर जो ओ तक है इसको बोलते हैं ऊंचाई, और ए से लेकर जो बी तक है इसको बोलते हैं तिरछी ऊंचाई। तो अब इसका पहला फॉर्मूला, तो सबसे पहले इसका फॉर्मूला होगा आयतन का, शंकु का आयतन। इसका फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये हो गया शंकु का आयतन। इसका एक और फार्मूला है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। इसका फार्मूला है पाई आर एल। एक और फार्मूला है इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर। फार्मूला होता है पाई आर एल और प्लस वक्र पृष्ठ का तो होगा ही, और इसमें क्या जुटेगा, ये नीचे वाला जो हिस्सा जो है, ये वाला हिस्सा उसका, ये वाला हिस्सा तो एक वृत्ताकार होगा, तो इसको जोड़ देंगे तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो ये हो गया पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, यानी कॉमन लेंगे इसमें पाई आर तो बचेगा एल प्लस आर। इसमें नीचे वाला हिस्सा जो है इसमें जोड़ दिया तो क्या हो गया, संपूर्ण पृष्ठ का। तो देखिए इसके नीचे वाले हिस्सा को हम थोड़ा सा कलर करके दिखाते हैं ताकि स्पष्ट हो जाए। देखिए अब इसमें इसको कलर कर दिए हैं ब्लू रंग से। तो ये हो गया संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, पाई आर एल ये होगा वक्र पृष्ठ का, और इसमें ये वाला जो ब्लू वाला भाग है ये वृत्ताकार होगा, इसके क्षेत्रफल को इसमें शामिल कर दिए हैं। तो पाई आर एल प्लस क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, और पाई आर कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, एल प्लस आर। यही हो गया शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल।
तो आप चलते हैं अगले फिगर की तरफ। तो आप देखिए अगला फिगर है घन, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं क्यूब। तो घन में शीर्षों की संख्या होता है, शीर्ष यानी इसका कोना। तो घन में शीर्षों की संख्या होता है 8, और इसमें किनारा कितना होता है 12, और सतह कितना होता है 6। तो ये तीनों को अलग से लिख करके इसको याद कर लीजिएगा, शीर्ष, किनारा और सतह। और इसका प्रत्येक सतह जो है बराबर होता है और एक वर्गाकार होता है, यानी वर्ग से ही किसका निर्माण हुआ है, घन का। तो सबसे पहले फार्मूला इसका आयतन का, सबसे पहले फार्मूला किसका होगा, आयतन का। देखिए सबसे पहले लिखते हैं आयतन बराबर, तो घन के आयतन का फार्मूला होता है भुजा का क्यू, भुजा का क्यू, और भुजा का संकेत है ए, तो हो गया ए का क्यू। ये पहला फार्मूला हो गया। आप देखिए दूसरा, घन का विकर्ण बराबर, घन का विकर्ण, इसका फार्मूला होता है √3 और गुना में क्या हो जाएगा, भुजा यानी ए। तो ये हो गया घन का विकर्ण। अब इसका तीसरा फार्मूला भी है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो अभी तुरंत हम बताएं कि इस घन का प्रत्येक सतह जो है एक वर्ग होता है, घन का प्रत्येक सतह क्या होता है, एक वर्ग होता है। तो एक वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, भुजा का स्क्वायर यानी ए का स्क्वायर। अब इस सतह होता है कितना, 6 होता है, इसलिए क्या हो गया फार्मूला इसका 6a स्क्वायर, यानी 6 गुने भुजा स्क्वायर। एक इसका फार्मूला है घन के संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल। तो इसको याद कीजिएगा। अब अगला देखते हैं पॉइंट, अगला फिगर जो है घनाभ है। तो घनाभ का देखते हैं अगला, घनाभ जिसको अंग्रेजी बोलते हैं क्यूबॉइड, क्यूबॉइड, ये हो गया घनाभ। तो घनाभ का सतह जो है वर्गाकार नहीं होता है, यानी आयत को मिला करके घनाभ का निर्माण किया जाता है। तो इसमें क्या होता है, एक लंबाई होता है, एक चौड़ाई होता है और एक ऊंचाई होता है। तीनों क्या होता है, अलग अलग होता है, और तीनों में अगर कोई एक भी अलग हो तो भी क्या होगा, ये घनाभ ही होगा। तो कहने का मतलब यह है, अगर तीनों भुजा बराबर हो, यानी लंबाई भी, चौड़ाई भी, ऊंचाई भी, तब क्या होगा, घन होगा। और तीनों में अगर कोई एक भी अलग हो तब क्या होगा, घनाभ होगा। तो देखिए इसमें भी क्या होगा, इसके शीर्षों की संख्या 8 होगा, सतह की संख्या तो 6 होगा ही, और किनारों की संख्या कितना होगा, 12 होगा। मतलब घन में और घनाभ में दोनों क्या होता है, बराबर ही है। अब इसका फॉर्मूला होगा पहला, देखिए तो सबसे पहले इसका आयतन को ही लिखते हैं, आयतन बराबर यानी घनाभ का आयतन। तो घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, यानी हो गया L गुना B गुना H। ये क्या हो गया, घनाभ का आयतन। इसका दूसरा फार्मूला है विकर्ण बराबर, यानी घनाभ का विकर्ण। तो घनाभ का विकर्ण का फार्मूला होता है लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर और प्लस ऊंचाई का स्क्वायर, यानी L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर का ओवर रूट। ये हो गया विकर्ण। अब इसका तीसरा फार्मूला है, ये दूसरा था, इसका तीसरा है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। देखिए संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है, इसमें पृष्ठों की संख्या कितना होगा, 6 होगा। तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा 2 × LB प्लस BH प्लस LH। ये हो गया संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। इसमें कहीं कहीं एक और फार्मूला अलग से आता है, ऐसे तो इसी के सहायता से लिख सकते हैं, लेकिन इसमें डायरेक्ट देखे हो कहीं पे, जैसे चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों
का क्षेत्रफल बराबर, इसका फॉर्मूला होता है 2 × L+B और इंटू H। ये हो गया चारों दीवारों का क्षेत्रफल। घन में भी चारों दीवारों का क्षेत्रफल हो सकता है, लेकिन घन का प्रत्येक सतह क्या होता है, बराबर होता है। तो एक सतह के लिए 1a², तो 4 सतह के लिए 4a², उसका हो सकता है डायरेक्ट। और यहाँ पर चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होगा, 2 × L+B इंटू H। तो ये हो गया किसका, घनाभ का। तो अगला फिगर देखते हैं, किसका है, गोला। देखिए 14 में चलिए गोला। गोला, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं स्फेयर, गोला। तो एक आकृति बनाइए गोल, ये क्या हो गया, गोला, जैसे फुटबॉल होता है। तो इसमें भी एक केंद्र होगा, वो केंद्र तो बाहर से नहीं देख सकते हैं, लेकिन फिर भी इसको इस टाइप से हम दिखाते हैं। इसमें देखिए, एक क्या हो गया, इसका केंद्र हो गया, और ये हो गया इसका त्रिज्या, ये हो गया O, ये हो गया P। तो आप देखिए इसका फार्मूला है, सबसे पहला फार्मूला, गोला का आयतन बराबर, गोला का आयतन, गोला का आयतन का फार्मूला होता है 4/3 πr³। ये हो गया गोला का आयतन। एक और फार्मूला होता है गोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, या इसको पृष्ठीय क्षेत्रफल भी कह सकते हैं, गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो संपूर्ण कहे या पृष्ठीय कहे, दोनों का फार्मूला एक ही है, 4πr²। क्या होता है फार्मूला इसका, 4πr²। ये हो गया फार्मूला किसका, गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल, 4πr²। बस गोला का दो ही फार्मूला है। इसके बाद आएगा अर्धगोला। तो चलते हैं अर्धगोला की तरफ। देखिए 14 में देखते हैं अर्धगोला। अर्धगोला, इसको अंग्रेजी में कहते हैं सेमी स्फेयर। सीरियल नंबर शायद इसका 15 होगा, हाँ 15 ही है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। सीरियल नंबर क्या है इसका, 15, यानी 15वां आकृति है ये। तो देखिए इसमें अर्धगोला का एक फार्मूला बनाते हैं, पहले फार्मूला बोल रहे हैं, फिगर बनाते हैं। देखिए ये है अर्धगोला, आकृति बनाया हुआ इधर। तो इस आकृति में क्या है, मान लीजिए कि एक तरबूज पूरा था, एक तरबूज था, उसको बीच से आधा कर दिया गया है। तो ये हरा वाला भाग जो है तरबूज के ऊपर वाला भाग है, ये लाल वाला भाग जो है तरबूज के अंदर वाला भाग है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं इसका आयतन। अर्धगोला का आयतन बराबर, आयतन का फॉर्मूला होता है 2/3 πr³। ये क्या हो गया, अर्धगोला का आयतन। और दूसरा फार्मूला, इसमें वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ अलग अलग होता है। तो सबसे पहले देखते हैं वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर, तो ये तो हो गया केवल 2πr²। और देखिए इसका संपूर्ण पृष्ठ का, इसका क्या होगा, और संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। देखिए संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर, तो इसमें तो सबसे पहले वक्र पृष्ठ वाला जोड़ेंगे 2πr²। तो वक्र पृष्ठ करने का मतलब कौन सा भाग, जो हरा वाला भाग है उसका हो गया 2πr²। लेकिन जब इस तरबूज को बीच से काटा है तो इसके ऊपर वाला भाग जो लाल है ये भी दिखने लगा है, तो ये किसके जैसा होगा, वृत्त के जैसा। तो एक वृत्त का क्षेत्रफल यहाँ पे जुट गया πr²। तो टोटल मिलाकर के क्या हो गया, 3πr²। ये किसका फार्मूला हो गया, अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो लगभग सारा फार्मूला क्लियर हो गया। एक फार्मूला और ध्यान में है जो बेलन से संबंधित हो, छूट गया है, तो उसको अलग से देख लेते हैं। देखिए बेलन,
इसमें एक आयतन होता है जो कहीं कहीं पर दिखेगा, आयतन निकालने के लिए दिया हुआ रहता है। तो इसमें क्या होता है, आयतन का एक फार्मूला होता है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल और गुना ऊंचाई। ये किसका फार्मूला है, बेलन के आयतन का ही है। जैसे देखिए होता क्या है, इसमें एक बनाते हैं बेलन, जैसे ये हो गया बेलन। देखिए ये क्या है, बेलन। तो इसमें अनुप्रस्थ काट कहने का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए ठोस अगर हो तो इसमें अनुप्रस्थ काट के लिए क्या करेंगे, अगर ऊपर से इसको यहाँ पर से कट किया जाए तो ये कैसा निकलेगा, एक मोटा तो निकलेगा ही, लेकिन ये गोल जरूर रहेगा। ये क्या रहेगा, गोल रहेगा। तो इसी को क्या कहेंगे, इसका अनुप्रस्थ काट। क्या कहेंगे इसको, अनुप्रस्थ काट। और इसके क्षेत्रफल में अगर गुना किया जाए किससे, ऊंचाई से, तो क्या निकलेगा, उसका आयतन निकलेगा। तो ये हो गया आयतन बराबर किसका, बेलन का। बेलन में एक और है, एक खोखला बेलन भी आता है, तो देखिए उसको भी देख ही लेते हैं। खोखला बेलन, खोखला बेलन। तो सबसे पहले हम इसका आकृति बना लेते हैं। देखिए आकृति है खोखला बेलन का। तो इसमें क्या है, ये जो बीच वाला जो दिख रहा है उजला उजला भाग, ये खोखला है, और ये कुछ जिस चीज़ का बना हुआ उस चीज़ का है। जैसे मान लीजिए रबड़ का बना हुआ है, या तो फिर ये लोहे का है, तो ये लोहे का भाग है, और ये भी लोहे का भाग है। तो सबसे पहले क्या होगा, खोखले बेलन का आयतन बराबर खोखले बेलन का आयतन। तो खोखले बेलन का आयतन निकालने के लिए इसमें दो त्रिज्या भी होगा। जैसे देखिए फिगर नंबर 1 मानिए और फिगर नंबर 2 मानिए। तो फिगर नंबर 2 में हम बनाए हैं, इसके ऊपर वाला भाग इसके जैसा होगा और नीचे वाला भाग भी जो फिगर 2 में बनाया गया है उसके जैसा होगा। इसमें एक छोटा त्रिज्या होगा, देखिए यहाँ से यहाँ तक, और एक बड़ा त्रिज्या होगा पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक। तो इसको आयतन निकालने के लिए क्या किया जाता है, बड़ा वाला त्रिज्या का पहले आयतन निकालिए। तो बेलन तो है ही पाई आर स्क्वायर एच, और इसमें से छोटा वाला त्रिज्या ले करके आयतन निकाल करके उसको माइनस कर दीजिए, पाई आर स्क्वायर एच। इसमें कॉमन लेंगे पाई और एच, तो बचेगा आर स्क्वायर और माइनस आर स्क्वायर। ये हो गया खोखले बेलन का आयतन। इसका एक और फार्मूला है, वक्र पृष्ठ तो वही फार्मूला होगा, पाई 2 पाई आर एच वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। लेकिन संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल में देखिए, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर। तो पहले इसमें वक्र पृष्ठ का तो शामिल होगा 2 पाई आर एच, और इसमें ऊपर वाला भाग और नीचे वाला भाग जो एक वृत्ताकार है, लेकिन क्या है ये ब्लैक जैसा है, यानी रिंग जैसा है। जैसे देखिए इस टाइप का जो आकृति 2 में बनाया गया है, तो रिंग के जैसा इसका क्षेत्रफल निकाल करके इसमें क्या होगा, जोड़ना होगा जो इसमें डबल है। तो उसका फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर और माइनस पाई आर स्क्वायर। यानी बड़ा वाला वृत्त का क्षेत्रफल निकाल करके उसमें छोटा वाला वृत्त को क्या किए हैं, माइनस कर दिए हैं। तो क्या बचेगा, ये वाले भाग का क्षेत्रफल, देखिए इस वाले भाग का, ये वाले भाग का। तो इसमें क्या हो गया, तो हो गया 2 पाई आर एच, और प्लस इसमें अगर कॉमन लिया जाए पाई तो बचेगा आर स्क्वायर और माइनस आर स्क्वायर। ये हो गया किसका क्षेत्रफल, खोखले बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो क्लियर हो गया खोखला बेलन। एक आकृति इसमें अभी जो आया था वलय, उसको भी देख लेते हैं, वलय का भी क्लियर हो जाएगा। देखिए वलय, वलय यानी जिसको अंगूठी भी कह सकते हैं, रिंग जैसे ऐसे है और इसके बाहर से एक और है, तो एक अंगूठी के जैसा है। तो इसमें देखिए 2 त्रिज्या होता है, एक त्रिज्या देखा है तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक, और एक त्रिज्या पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक। तो दोनों त्रिज्या का नाम रख दीजिए, जैसे एक छोटा त्रिज्या इसको छोटा आर और ये बड़ा त्रिज्या इसको बड़ा आर।
तो ब्लैक का क्षेत्रफल यानी इस भाग का क्षेत्रफल, देखिए इस भाग का क्षेत्रफल, ये वाला भाग जो है इसका क्षेत्रफल, तो हम इसको डॉट डॉट कर दे रहे हैं। देखिए तो ये हो गया ब्लैक का क्षेत्रफल, ब्लैक का क्षेत्रफल बराबर। तो इसमें क्या करेंगे, बड़ा वृत्त में से छोटा वृत्त घटा देंगे, तो ये ब्लू ब्लू वाला जो भाग किया हुआ है कलर उसका निकल जाएगा। तो बड़ा वृत्त का होगा पाई आर स्क्वायर बड़ा आर से, और छोटा वृत्त का होगा पाई आर स्क्वायर छोटा आर से। तो इसको मैं कॉमन लेंगे पाई, तो बचेगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो दोनों आर का वैल्यू रख के निकाला सकता है, या तो एक पॉइंट इसमें और आगे कर सकते हैं, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो एक बार हो गया आर प्लस आर और एक बार हो गया आर माइनस आर। तो ये हो गया ब्लैक का क्षेत्रफल। तो लगभग सारा क्लियर हो गया, जितना आकृति हमको याद था वो सब बता दिए, और चैप्टर में बस इतना ही है। और अगर कोई आकृति इसमें छूट गया होगा तो आप उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, तो हम उसको भी क्लियर कर देंगे अगले वीडियो में। तो आज का क्लास यहीं लास्ट करते हैं। ये वीडियो जो है 1 घंटा का है, तो इसमें कोई ज़रूरी नहीं कि पूरा 1 घंटा एक बार में देखें, आपको जितना टाइम हो उतना देखिए, और पूरा फिगर को अपने बुक में यानी बुक की सहायता से मिला करके और उसको कॉपी में अपना नोट कीजिए, और फिगर को समझ करके और फार्मूला को याद कीजिए। क्योंकि अगर ये फार्मूला याद रहेगा, इस पर कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, तो 12.1 से जब अगले क्लास में शुरू करेंगे तो समझ में आएगा। अगर ये फिगर ही क्लियर नहीं है तो उसमें कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो आप ध्यान रखिएगा, इस पूरे फार्मूला को क्लियर कर लें, और उसके बाद फिर देखेंगे 12.1 का। तो आज का क्लास यहीं से आप समाप्त होता है। तो अगला क्लास जो है 12.1 का होगा। तब तक के लिए बाय।